नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के पंचायत ऑडिटर पेपर 2017 को डिस्कस करूंगा। यह पेपर हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था और इस पेपर में कुल 200 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ वगैरह के हैं सारे क्वेश्चंस। इसलिए मैं 50-50 क्वेश्चंस को लेकर 4 वीडियोस में इस पेपर को कवर करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा पेपर एक ही बार में देखना, तो आप hpgkmocktest.com वेबसाइट पर जाकर इस पूरे पेपर को देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर्स के इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे सॉल्व। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप चाहते हैं कोई पेपर, तो वो भी आपको दे दिया जाएगा अगर आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैटिंग ऑन हॉर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो भी बैटिंग की जाती है, जो भी सट्टा लगाया जाता है घोड़े की दौड़ पर, उसको क्या कहते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पेकुलेटिव रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट रेट ऑफ बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 12%। जो 2007 में बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी वो 12% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस फेयर पॉलिसी इज एडॉप्टेड इन। लाइसेंस फेयर पॉलिसी है तो ये कहाँ अडॉप्ट की जाती है? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में अडॉप्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी कंसिस्ट ऑफ। जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो किस चीज़ को मिलाकर बनती है? वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि पर यूनिट मार्केट प्राइस जो है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ग्रॉस आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जितना भी आपका गुड्स और सर्विसेज जो भी तैयार होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो सारा मिलाकर उसको बोला जाता है जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइसेंस सिस्टम इन इंडस्ट्रीज वाज डन अवे विद। ठीक है जी, लाइसेंसिंग सिस्टम था इंडस्ट्री सेक्टर में, तो ये कैसे ख़त्म किया गया? ये लिबरलाइजेशन के माध्यम से इसको ख़त्म किया गया है। 1990s में जो पॉलिसी आई है 1991 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है जी, तो उसके माध्यम से ये जो है लिबरलाइजेशन को लाया गया, ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, प्राइवेटाइजेशन को लाया गया है। तो इसमें जो लिबरलाइजेशन है, यानी कि ढील दी गई है, तो उसके माध्यम से अब फैक्ट्रियों को लगाने के लिए, बहुत सारी फैक्ट्रियों को लगाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि ग्लोबलाइजेशन एलपीजी कहा जाता है इसको, कि लिबरलाइजेशन भी उसी नई पॉलिसी के अंतर्गत आया था, ग्लोबलाइजेशन भी और प्राइवेटाइजेशन भी, यानी कि लिबरल कर दिया गया है सिस्टम को, अब सख्त नहीं है, और उसी के तहत अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैट इज़ इम्पोज्ड। वैट जो है वैल्यू एडिड टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स जो है ख़त्म करके अब जीएसटी आ चुका है। जो जीएसटी ने वैट की जगह ले ली है। ठीक है जी, तो वैट क्या है? वैट कहाँ पर लगता था? इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। ठीक है जी, जहाँ जहाँ जब जब सेल होती थी, ठीक है जी, हर स्टेज पर वैट लगता था। इसी चीज़ को, कैस्केडिंग को, ये जो बार बार टैक्स लगता था हर सेल्स पर, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जीएसटी को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड इज़, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है जी, रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ये नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड आप याद रखें, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, इसके संबंध में जितने भी इससे संबंधित और क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ लें नाबार्ड के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स। ऑडिटिंग कहाँ शुरू होती है? जहाँ पर अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर अकाउंटिंग का काम ख़त्म हो जाता है वहाँ पर ऑडिटिंग शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरनल ऑडिट इज़ हेल्पफुल इन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, इंटरनल ऑडिट किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। ठीक है जी, इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है ताकि पता चल जाए कि कहीं कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया है कि जिससे कर वसूला जा रहा है उसी पर वो टैक्स लगाया जा रहा है, डायरेक्ट। तो ये पूछा गया है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का, उसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पर्सनल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जैसे सेल्स टैक्स आपका था, सेल्स टैक्स कलेक्ट किसी और से किया जाता है लेकिन भरना पड़ता है वो कंज्यूमर को। ठीक है, तो इस तरह से इनकम टैक्स जिसकी इनकम है उसी से वो कर वसूल किया जाता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रीसिएशन इज रिलेटेड टू। डेप्रीसिएशन किस चीज़ से रिलेटेड है? इसमें है ऑल फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ऑप्शन डी जो है
ठीक है, वो इसमें राइट आंसर है। डेप्रिसिएशन जितने भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, जितनी भी हम अपनी संपत्तियों को छू कर देख सकते हैं, उन सभी से रिलेटेड है डेप्रिसिएशन। समय के साथ उनकी कीमत में कमी आती है, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ रियर एंड टीयर होता है, इस वजह से उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू में डेप्रिसिएशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज व्हेन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स कब इंक्रीज होते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जब कॉस्ट क्या है डिक्रीज होगी। ठीक है जी, इसलिए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बढ़ेंगे तब जब हमारी कॉस्ट जो है कम होगी किसी चीज़ की। यानी कि अगर हम कुछ चीज़ बना रहे हैं तो उसको बनाने की अगर हम कॉस्ट कम कर देते हैं तो रिटर्न हमारे उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ नॉन एज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। किस चीज़ को ऑडिटिंग की बैकबोन माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है जी, वाउचिंग। वाउचिंग को जो है ऑडिटिंग की बैकबोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज मेड बाय टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किसके द्वारा किया जाता है। ये एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर है ये टीडीएस काट लेता है, आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर लेता है और ये डिपॉजिट कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो ये एम्प्लॉयर की, जिसने भी आगे अपने एम्प्लॉय रखे हैं, तो वो मालिक की ड्यूटी है कि वो टीडीएस काटे अगर टीडीएस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द लीस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड मतलब कि जिसमें कम से कम मनी हो। ठीक है जी, वो कौन सा एसेट है जिसमें कैश के रूप में पैसा कम से कम हो, तो वो है मशीन्स। मनी तो पूरी तरह से लिक्विड ही है अपने आप में। ठीक है जी, शेयर्स बॉन्ड्स भी कंपैरेटिवली मशीन से ज़्यादा लिक्विड हैं, तो इसमें लीस्ट लिक्विड एसेट्स जो है वो मशीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीन्स। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उसके अलावा जो बच जाता है, सरप्लस होता है अगर उसमें, तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है एन इनफ्लो ऑफ इनकम इनटू द कंट्री। ठीक है जी, कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया, वो होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अगर वो सरप्लस आ जाए, ठीक है जी, तो वो है कि एक कितना इनफ्लो हुआ है इनकम का हमारी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, जो कि हमारा आरबीआई है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी है, कैन इन्फ्लुएंस डिपॉजिट क्रिएशन। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक अलग अलग तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज़ के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है डिपॉजिट क्रिएशन को। ठीक है जी, अलग अलग रेट्स होती हैं, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, इस तरह से बैंक रेट है, बहुत सारी अलग अलग रेट्स होती हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं बैंक के पास। सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी, तो वो इन्फ्लुएंस को, इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है जो भी डिपॉजिट होता है बैंक्स में। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ मनी इज। ठीक है जी, मनी की जो वैल्यू है वो क्या है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है, वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल। ठीक है जी, अगर प्राइस बढ़ जाता है चीज़ों का तो मनी मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर प्राइस चीज़ों का कम हो जाता है, ठीक है जी, तो वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। मतलब कि इनवर्स, उससे उल्टा होगा प्राइस से। प्राइस बढ़ता है तो मनी की वैल्यू कम होगी, प्राइस कम होगा तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स द proportionate contribution of primary sector tends to decrease while that of secondary and tertiary sector tend to increase। ठीक है जी, तो इसमें प्राइमरी सेक्टर होता है जो भी हमारा खेती बाड़ी का, जो कि ओरिजिनल रॉ मटेरियल हमारा है। ठीक है, खेती बाड़ी से जो भी हमारा प्रोड्यूस होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है। और सेकेंडरी सेक्टर होता है जो भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, यानी कि जो भी प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस हुई चीज़ें उनको यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना, वो सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, फिर टर्शरी सेक्टर होता है जो सर्विस सेक्टर है। ठीक है, उसको टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, वो बाकी सभी चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, ठीक है जी, कोई भी डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में, द प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टेंड्स टू डिक्रीज। ये बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो आप देखेंगे खेती बाड़ी जो है वो कम होती जा रही है। इस तरह की चीज़ें अब लोग खेती बाड़ी कम करते हैं। और वाइल दैट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर टेंड्स टू इंक्रीज,
जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, यानी जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बियर स्पेक्यूलेटर्स स्पेक्यूलेटर्स एक्सपर्ट दैट इन फ्यूचर द बॉन्ड प्राइजेज विल फॉल। ठीक है जी, बियर स्टैग इस तरह से ये टर्म्स यूज़ होती हैं हमारी स्टॉक एक्सचेंज में। तो बियर स्पेकुलेट क्या करता है, बियर स्पेकुलेट करता है कि फ्यूचर में जो है बॉन्ड्स के प्राइजेस फॉल होंगे। ठीक है जी, ये याद रखिए कि बियर क्या काम करता है, तो इनको बियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेज मार्जिनल कॉस्ट इज, तो इसमें राइट ऑप्शन है ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है जी, जब भी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ बेनिफिटेड मोस्ट बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है कि समय के साथ डिमांड की वजह से, ठीक है जी, या फिर कॉस्ट की वजह से। ठीक है, डिमांड पुल या कॉस्ट पुश, दो रीज़न है, उनकी वजह से क्या है, चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो तब भी उसका रेट बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर कॉस्ट ही बढ़ गई है तब भी। तो इन्फ्लेशन जो है ये सबसे ज़्यादा इसको किसको बेनिफिट होता है, ये ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। राइट ऑप्शन सी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं क्रेडिट क्रिएशन के लिए। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई सिचुएटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मुंबई में है। आरबीआई के बारे में आप पढ़ लें अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है आरबीआई गवर्नर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी, किसे कहा जाता है, ये क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मनी। ठीक है जी, आप यहाँ पर याद रखें ये क्रेडिट कार्ड लिखा है, ठीक है जी, ना कि डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग इज द इसेंशियल फीचर ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग किस चीज़ का इसेंशियल फीचर है, ये जो है सोशलिस्टिक जो पैटर्न है, सोशलिस्टिक कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया वगैरह, तो उनका ये वहाँ से वहाँ पर प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया में भी इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान था पहले, अब उसकी जगह नीति आयोग प्लानिंग करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इसेंशियल पार्ट है सोशलिस्टिक पैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन इज फाइंड आउट बाय रेडियो कार्बन मेथड। ठीक है, रेडियो कार्बन मेथड जो है C14 मेथड है, ये किस लिए यूज़ होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एज जानने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट रामायणा। रामायणा के रचयिता कौन है, वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव प्लेस ऑफ आर्यंस। जो आर्यंस हैं उनका नेटिव प्लेस कहाँ पर है, वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, ईरान वगैरह के आसपास से, चारागाहों की खोज में यहाँ इंडिया में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका इज क्रिएशन। इंडिका एक महाकाव्य है, एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है, ये मेगस्थीनस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया। ब्रिटिश भारत में कब आए थे, ये 1600 AD में आए थे। इनसे पहले पोर्तुगीज़ यहाँ पर आ चुके थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक, कैलिकट में वास्को डी गामा आए थे 1498 में, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पायनियर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो सबसे पहले कौन सा मुगल आया था, मुगल शासक इंडिया में आया था, वो बाबर थे। काफ़ी सिंपल आसान है कि बाबर सबसे पहले शासक जो है मुगल शासक वो आया था। नेक्स्ट है, बलबन वाज द रूलर ऑफ विच डायनेसिटी। बलबन जो था किस डायनेसिटी का शासक था, तो ये स्लेव डायनेसिटी का शासक था बलबन। तो ये असल में सल्तनत काल को अलग अलग डायनेस्टीज़ में बांटा गया है, जिसमें स्लेव डायनेसिटी है, गुलाम वंश है, ठीक है जी, फिर लोधी वंश है, उसमें तुगलक वंश है, इस तरह से अलग अलग वो वंश है, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फेमस बाय द नेम ऑफ यवन प्रिया। यवन प्रिया किसको कहा जाता था, यवन प्रिया ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है उसको यवन प्रिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इम्पोज द जजिया एंड पिलग्रीमेज टैक्स अगेन इन इंडिया। तो ये जजिया और पिलग्रीमेज टैक्स लगाया जाता था जो कि गैर मुस्लिम लोग थे इंडिया में। ठीक है जी, तो ये औरंगज़ेब ने लगाया था। ठीक है, ये लगाया जाता था। जजिया का मतलब है कि
जो कि गैर मुस्लिम है उन्हें अपनी रक्षा के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो ये जजिया औरंगज़ेब ने लगाया था, जबकि अकबर ने इसको एबॉलिश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर एनफोर्स्ड परमानेंट सेटलमेंट। किस गवर्नर ने परमानेंट सेटलमेंट जो है, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर ने इम्पोज किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वाइसराय बंगाल पार्टीशन टुक प्लेस। ठीक है, किस वाइसराय के समय में बंगाल की पार्टीशन करने का फैसला हुआ था? ये था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 1905 में। तो ये आप याद रखें, स्वदेशी मूवमेंट हुई थी इसके अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग होमिसाइड टुक प्लेस। जलियांवाला बाग जो पंजाब में है, ये कब हुआ था? ये 1919 AD में हुआ था, अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग्स इज नॉट गिवन बाय महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने क्या टीचिंग्स नहीं दी हैं? तो ये है 5 अनुव्रत, बाकी 8 फोल्ड पाथ इन्होंने बताया था, 4 यूनिवर्सल ट्रुथ बताए थे, नॉन वायलेंस, ठीक है, ये ऊपर वाली तीनों चीज़ें महात्मा बुद्ध ने बताई थी, 5 अनुव्रत नहीं बताए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एम्परर वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेजन ऑफ हुनाज। हुना के आने पर जो है गुप्त जो राजा थे उनका जो है नाश हो गया था, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे हुन इन्वेजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत चेहरा एंड दाग वर विच टाइप ऑफ रिफॉर्म्स। चेहरा और दाग थे, ये आर्मी से रिलेटेड रिफॉर्म्स थे और ये सल्तनत काल में लाए गए थे, ठीक है जी। आर्मी में इसमें कुछ नंबर दिया जाता था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री हेल्म्समैन ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ये कौन थे? नॉर्थ इंडिया भक्ति मूवमेंट के जो भक्ति मूवमेंट के लिए जाने जाते थे नॉर्थ इंडिया में, वो 3 लोग कौन थे? ठीक है जी, तो ये थे मीरा, कबीर और नानक, ठीक है जी। ये जो यहाँ पर नामदेव हैं ये साउथ में थे, महाराष्ट्र में, ठीक है जी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 चीफ्स वाज रिलेटेड विद। ठीक है जी, अष्ट प्रधान किसे कहा जाता है? 8 चीफ्स, ये मराठा एम्पायर से, मराठा साम्राज्य में अष्ट प्रधान का सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी मूवमेंट एसोसिएटेड विद इंडियाज इंडिपेंडेंट वाज स्टार्टेड इन। ये 1905 में, जो कि बंगाल पार्टीशन के विरोध में शुरू हुई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। ठीक है जी, ये किसने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। डांडी मार्च इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ डैश मूवमेंट। ठीक है, डांडी मार्च जो है महात्मा गांधी जी से एसोसिएटेड है, ठीक है, 1930 में जो हुआ था। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से संबंधित है, ठीक है जी। डांडी मार्च के बाद उन्होंने नमक बनाकर, ठीक है जी, सिविल डिसओबीडियंस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ। सबसे लंबी नदी कौन सी है दुनिया में? तो ये नाइल नदी है, ठीक है, अफ्रीका में इजिप्ट वगैरह से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? वुलार लेक जो है वो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एटलस माउंटेन इज इन डैश कॉन्टिनेंट। एटलस माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए इसी के साथ इस पंचायत ऑडिटर एग्ज़ाम के, ठीक है जी। तो मैं अभी ये वीडियो यहीं पर बंद कर देता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए आपके 150, वो अगले 3 पार्ट्स में कवर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप कंप्लीट ये पेपर देखना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है, ये वेबसाइट है hpgkmocktest.com, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पेपर प्रैक्टिस करना है तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी पेपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दें। धन्यवाद।